हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो बीपीएससी मेंस के लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, एग्जामिन द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन ओवरऑल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में इकोनॉमिक प्लानिंग की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्या क्या की पॉइंट्स इसमें हम एड्रेस करने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम आईबीसी की फॉर्मेट में डील करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ओके, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग इज वे ऑफ यूटिलाइजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सो वे ऑफ यूटिलाइजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज available in the country for the well-being of society. Now, two important points. First thing first, as we have discussed कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, कि इको प्लानिंग का मतलब है वे ऑफ यूटिलाइजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी और फॉर द अचीवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक गोल्स। ये तो हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इंडियन इकोनॉमी है, इट वाज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग फ्रॉम 1951 टू 2017. So far it was based on 5-year plans, FYP, 5-year plans. So इस ड्यूरेशन में जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी that was implemented with the help of 5-year plans. Total 12 5-year plans थे. So planning was mainly the responsibility of planning commission, and planning commission was established post independence. First जो 5-year plan था, first FYP 5-year plan था, that was prepared by the planning commission for the period of 1951 to 56. So ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसमें हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है और इकोनॉमिक प्लानिंग का बेस है वो क्या है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग का सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम में मतलब ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन किसी और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो अब इकोनॉमिक प्लानिंग के टॉपिक को थोड़ा होलिस्टिकली कवर करेंगे तो ये बाकी क्वेश्चंस में भी आपके काम आएगा। सो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्वियसली किसी भी प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हों, और रिसोर्सेज अगर प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे सो उसका मेन गोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया was economic development of India, then employment, then self-sufficiency. Self-sufficiency का मतलब है कि हम इतना खुद से प्रोडक्शन कर सकते हैं और किसी बाहरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। अब सेल्फ सफिशिएंसी में ही फर्दर अगर हमारा प्रोडक्शन और बेहतर होता है देन वी कैन एक्सपोर्ट एज वेल। तो इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट, अगर हम किसी आउटसाइडर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे मेजर कमोडिटीज़ के लिए, तो इससे हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में रहेगी और काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। देन अब जैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो कुछ रीजन्स है, कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट तेज़ी से होगा, कुछ एरियाज़ हैं जो पीछे रह जाएंगे। सो इससे रीजनल इम्बैलेंस आने वाला है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, रीजनल डेवलपमेंट, कि सभी स्टेट्स हैं उनमें रीजनल डिस्पैरिटी ना हो। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है एक स्टेट अच्छा खासा डेवलप्ड है और दूसरा स्टेट काफ़ी बैकवर्ड है इकोनॉमिकली। सो डेवलपमेंट है दैट शुड नॉट बी अनइवन। देन क्योंकि अगर अनइवन डेवलपमेंट होगा तो इससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी आएगी। सो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस की जाती है, जैसे जो एरियाज़ वेल डेवलप्ड हैं और जो एरिया काफ़ी पुअरली डेवलप्ड है, तो जो पुअरली डेवलप्ड एरियाज़ है वहाँ पर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उनको बेहतर बनाना। अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी जैसे नीति आयोग है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट लाना। सो इनइक्वालिटी को कम करना है, रीजनल डेवलपमेंट और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है,
एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का जो लोअर स्ट्राटा है उसके वेलफेयर के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेने हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। और अगर ये सब चीज़ें होंगी तो इससे हम सोशल जस्टिस इंश्योर कर पाएंगे और इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होगा, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेस द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कि जो इंडिया में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है उसकी रूट्स कैसे स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद क्या क्या इंस्टीट्यूशंस आई हैं और उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। सो इवन बिफोर इंडिपेंडेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी वाज डिस्कस्ड। सो कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे 1934 में रिनाउंड इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया ने एक 10 ईयर प्लान बनाया था फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर इको डेवलपमेंट, एंड दिस वाज बाय एम विश्वेश्वरैया। ये जो प्लान दिया था उन्होंने 10 ईयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये उन्होंने अपनी बुक में स्पेसिफाई किया था। बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। देन 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप, NPC। इसका एम क्या था? इसका एम था टू रिलीज ए डिटेल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ इकोनॉमिक प्लान ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देन 1944 में बॉम्बे प्लान आया। एक्चुअली वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट prepared this plan, so it is a plan by industrialist. Then people's plan आया, ये 45 में आया people's plan. This was by M.N. Roy and it gave highest priority or top priority to agriculture sector. Then Gandhian plan आया, ये भी more or less 44-45 ड्यूरेशन का था, that means 1944-45 गांधीयन प्लान है। उसमें फोकस दिया गया था रूरल डेवलपमेंट को, रूरल डेवलपमेंट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज। देन सर्वोदय प्लान, सर्वोदय का मतलब है सबका उदय, सबका वेलफेयर। सर्वोदय प्लान ये है 1950s का। सो सर्वोदय प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस किया गया। देन डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स पे फोकस किया गया। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब है लोकल एरियाज़ में वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से, वहाँ के जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से प्लान होना चाहिए, ना कि टॉप लेवल प्लानिंग होनी चाहिए। टॉप लेवल का मतलब है जो टॉप सेंट्रल अथॉरिटी है वो प्लान बना देती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस ऑफ लोकल एरियाज़। जैसे बिहार के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक गाँव के लिए क्या क्या मेन समस्याएं हैं, क्या क्या रिसोर्सेज वहाँ हैं, इसकी प्लानिंग लोकल लेवल पर होनी चाहिए, ना कि दिल्ली में। सो इन सब के बाद जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है दैट इज़ ऑफ PC, प्लानिंग कमीशन है, दैट वाज सेटअप इन 1950। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है एंड प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस ये सिनारियो था। अब जो प्लानिंग कमीशन है उसके थ्रू 12 5-ईयर प्लान्स आए और जो प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है वो है नीति आयोग। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो ये सक्सेसर है प्लानिंग कमीशन का। दैट मीन्स प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग लाया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015 से। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, दैट मीन्स दिस इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। सो ये था इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग इन आवर कंट्री, जिसमें हमने डिस्कस किया 10 ईयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय एम विश्वेश्वरैया, देन नेशनल प्लानिंग कमेटी, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। नाउ we have discussed what is economic planning, what are the objectives of economic planning, then we have discussed evolution of planning in our country. Now we are going to discuss the achievements and we are going to discuss the issues or problems
which are still unaddressed issues, and in the end we are going to write way forward या conclusion. Okay, so what are the achievements of economic planning? Okay, first we are going to specify them in brief, सिर्फ एक एक पॉइंट, सो दैट आपको एक फ्लो चार्ट टाइप मिल सके. उसके बाद हम हर एक अचीवमेंट को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे. सो सबसे पहला जो अचीवमेंट है दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. फर्स्ट अचीवमेंट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, डेवलपमेंट इन सर्विस सेक्टर. सो सिंप्लीफाइड वे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, देन सेकेंडरी सेक्टर है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, टर्सरी सेक्टर है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या चेंजेस आए हैं. देन सोशल पैरामीटर्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं. सोशल ग्रोथ, फॉर एग्जांपल ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, in the field of education, then growth in the field of science and technology, growth in the field of infrastructure, and in the terms of trade. Now let's start with economic growth. So जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना, that means in 1947 India's GDP was approximately 2.7 lakh crore. ये हमारी GDP थी in 1947 and this was approximately 3% of world's GDP. लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो नाउ 2018 का ये डेटा है. 2018 की डेटा के हिसाब से अभी जो हमारा GDP का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड GDP में दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 7.75% ऑफ ग्लोबल GDP या वर्ल्ड GDP. एक और इसमें आप पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो कि नाउ इंडिया इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड. फिफ्थ लार्जेस्ट है मतलब हमसे आगे 4 कंट्रीज़ हैं. ये 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? USA, चाइना, जापान एंड जर्मनी. यूके भी हमसे आगे था लेकिन यूके को रिप्लेस करके ही हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं. नेक्स्ट अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी अगर बात करें, सो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मोर और लेस स्टेगनेंट का मतलब है उस टाइम पर ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों की पॉलिसी की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई अच्छी खासी ग्रोथ नहीं थी और मोर और लेस वो वहीं पे रुका हुआ था. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना, क्योंकि उस टाइम पर ना तो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी थी ना ही हमारे पास एडवांस्ड मशीनरी थी. इसीलिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका भी मेन फोकस था वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे ही था. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड पावर जनरेशन. अब ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था दैट वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल. ओके, सो प्राइमरी सेक्टर का ये सिचुएशन था. अगर हम उस टाइम की पॉपुलेशन से आज की पॉपुलेशन की बात करें तो 1947 का ये सिनारियो है एंड ये प्रेजेंट सिनारियो है. अब प्रेजेंट में एक्चुअली डेटा ज़रूरी नहीं है 2022 का ही हो. प्रेजेंट का मतलब है लास्ट के 4-5 साल या 2-3 साल का डेटा जो भी अवेलेबल है वो. सो 1947 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 330 मिलियन. नाउ जो पॉपुलेशन है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.25 बिलियन. सो आवर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड अप्रोक्सीमेटली 3.8 times. But if we talk about food grains, this is data of population. If we talk about food grains, then our food grain production in 1951 was 50 million ton in 1951. Now it is approximately 250 plus million ton. So this has increased approximately by 5 times. So primary sector में भी we have witnessed growth. पोस्ट इंडिपेंडेंस के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वीट का प्रोडक्शन है दैट हैज़ इंक्रीज्ड अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स, राइस का अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स, मेज़ अप्रोक्सीमेटली 14 टाइम्स एंड मिल्क अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है इनका प्रोडक्शन. 8 टाइम्स का मतलब है
पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारा प्रोडक्शन होता था, मिल्क का प्रोडक्शन आज के टाइम में उससे 8 गुना ज़्यादा है, मेज़ का प्रोडक्शन उससे 14 टाइम्स ज़्यादा है, राइस का 5 टाइम्स और गेहूं का 15 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन है उस टाइम के प्रोडक्शन से। ये है प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ सेकेंडरी सेक्टर दैट मीन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट वाज फोकस्ड मेनली ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंड वाज मेनली revolving around rapid industrialization. Focus था on heavy industry and it was based on PC Mahalanobis model. 1956 में that means post independence एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी लाया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 1990s तक प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था दैट वाज वेरी लिमिटेड। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था और मेनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs काम कर रही थी एंड दे वर नॉट परफॉर्मिंग एफिशिएंटली। सो 1990s में पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ की इनएफिशिएंसी के कारण LPG रिफॉर्म्स लाई गई। LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो 1990s की रिफॉर्म्स के बाद नई पॉलिसी लाई गई और अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सून आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें, आज़ादी के ठीक बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 11.8% ऑफ GDP। दिस इज सिनारियो ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का सिनारियो। अभी की अगर सिचुएशन देखें सो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अप्रोक्सीमेटली 25%। सो इट इज़ ऑलमोस्ट डबल हो गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। देन टर्सरी सेक्टर की अगर बात करें दैट मीन्स सर्विस सेक्टर। सो सर्विस सेक्टर है प्रेजेंट टाइम में उसका कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में दैट इज हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। दैट मीन्स among प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्सरी सेक्टर इज हाईएस्ट। टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर को ही टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूशन है 53.2%। लेटेस्ट डेटा में ये फैक्ट्स हैं, थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना है, यू कैन से रफली इट इज़ दिस मच %। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ हाईएस्ट इन GDP। सर्विस में से IT सेक्टर है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर IT सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें इन GDP, सो एक टाइम पर 1998 में ये हुआ करता था 1.2% और 2015 में इट बिकेम अप्रोक्सीमेटली 9.5%। सो IT सेक्टर है जो कि सर्विस का ही एक कंपोनेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। देन हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1947 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी दैट वाज 31 ईयर्स, जो कि प्रेजेंट टाइम में है अप्रोक्सीमेटली 69 ईयर्स। सो इट इज़ मोर देन डबल। सिमिलरली अगर एजुकेशन की बात करें, लिटरेसी की बात करें, सो 1951 में जो लिटरेसी रेट थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 18%, जो कि 2018 में हो गई अप्रोक्सीमेटली 74%। सो देयर इज़ ह्यूज प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी और इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो 1950s में इंडिया के पास 27 यूनिवर्सिटीज़ थी एंड 578 कॉलेजेस थे। प्रेजेंट टाइम में ये हो गए हैं 1043 यूनिवर्सिटीज़ and 42,000 colleges. So there is huge increment in the infrastructure for education services. Health we have discussed, education we have discussed, contribution of primary, secondary and tertiary sector we have discussed, and economic growth we have discussed. Now science and technology. So जो first प्लान था, प्लानिंग कमीशन के थ्रू जो फर्स्ट प्लान बनाया गया था उसमें एक डेडिकेटेड चैप्टर था ऑन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके बाद
1957 से 67 वाला जो एरा था उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कंट्रीब्यूशन को ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन, मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकें इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। देन इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी दैट केम इन 1975 एंड इट इज़ आर्यभट्टा। देन वी बिकेम न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर टेस्ट वी हैव कंडक्टेड इन पोखरन। चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन है दैट इज़ नोन फॉर इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि इतने कम दाम में इसरो ने ये ट्रमेंडस काम कर दिखाया है। सो दीज आर सम डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इंडिया का खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है, नाविक। सो बी इट डिफेंस टेक्नोलॉजी, बी इट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंडिया विटनेस्ड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के पास अब एक रोबस्ट नेटवर्क है ऑफ हाईवेज, रोबस्ट नेटवर्क ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट अगर हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात की जाए 1950s से 2021 तक, सो अप्रोक्सीमेटली देयर हैज़ बीन इंक्रीमेंट इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज़ 7-fold और 7 times इंक्रीमेंट। और टोटल रेलवे नेटवर्क 1951 में जो कि था अप्रोक्सीमेटली 53,000 किलोमीटर्स, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 64,000 किलोमीटर्स। ये 2011 का डेटा है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, सो एक्सपोर्ट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर ग्रोथ। सो एक्सपोर्ट इज़ ए की ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। 1950s में जो एक्सपोर्ट था वो था हमारा अप्रोक्सीमेटली 1.27 बिलियंस। LPG रिफॉर्म्स के बाद, दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के बाद देयर इज़ ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन आवर एक्सपोर्ट, और इंडिया का एक्सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 600 times इंक्रीज हुआ है, 600 times। दैट मीन्स नाउ इट इज़ अप्रोक्सीमेटली $676 billion. Again, these are rough approximations for better understanding. Apart from that, because of increased export, our forex reserve is also significant. So forex के मामले में अगर बात करें, so India is having 4th largest forex reserve as per 2021 data. So these were major achievements. Now, even though the economic planning achieved so many things, however, there are a lot of structural issues which are still pending. So these can be issues which are yet to be addressed by economic planning, or these are the failures. First and foremost is jobless growth. Jobless growth का मतलब है economic growth is there, but जिस स्पीड से इकोनॉमी ग्रो हो रही है उस स्पीड से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो नहीं हो रही हैं. So this is one of the most important failure of economic planning in our country, that there is lack of employment opportunity. Then inequality, especially the pandemic situation has further aggravated it. Aggravated it का मतलब है और ज़्यादा increase कर दी है inequalities. Rich हैं वो और rich बन गए और जो poor थे वो और गरीब बन गए. So Oxfam की एक रिपोर्ट है, इसके हिसाब से top 10% हैं, they hold approximately 77% of national wealth. So बाकी के 90% हैं, उनके हिस्से में आया सिर्फ 23% wealth. So there is huge inequality which is yet to be addressed by economic planning. Then poverty is still there. As per Rangarajan committee report, approximately 21.9% people are still living in poverty. Then hunger is another issue. Even though the production of food grains increased multiple times, hunger is still a problem for our country. Global Hunger Index है एक. As per that index, India is performing very badly. So even though our food production has increased, even though government is providing subsidized food, hunger is still a problem. 2021 की Global Hunger Index रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया
वाज ऑन 101st पोजीशन। उससे पहले वाली साल वी वर ऑन 94th पोजीशन। सो हमारी रैंकिंग है वो गिर रही है, मतलब सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है, इवन दो वी आर प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स। सो ये एक इशू है जो प्लानिंग से अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है। उसके बाद रीजनल इम्बैलेंस है, कुछ एरियाज़, कुछ स्टेट्स हैं विच आर वेल डेवलप्ड, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अभी भी पुअर कंडीशन में हैं। सिमिलरली एक स्टेट के अंदर ही कुछ एरियाज़, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं विच आर वेल डेवलप्ड और बाकी की डिस्ट्रिक्ट हैं विच आर स्टिल लिविंग इन मिजरेबल कंडीशन। सो रीजनल इम्बैलेंस अभी भी है। इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हेयर। उसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन है एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। एक्चुअली क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो डायरेक्टली इकोनॉमिक प्लानिंग से एड्रेस होता नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन को फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से कनेक्ट करते हैं देन ये इसका एक मेजर रीज़न है कि फीमेल है उसका इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन इतना कम क्यों है। अगर उनका फीमेल की पॉपुलेशन है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन, आधी देश की आधी आबादी है वो महिलाएं हैं, अगर वो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होगी। और उनके इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कम होने के पीछे सबसे मेन रीज़न है कि एक तो माइंडसेट, जो सोसाइटी के माइंडसेट है वो, दूसरा उनको वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाता, और थर्ड जो मेजर रीज़न है दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट दैम। सो ये कुछ इश्यूज थे विच आर येट टू बी एड्रेस्ड। उसके अलावा एक इशू ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि स्टिल ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी अभी भी अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड दिस 50% डिपेंडेंसी के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 20%। सो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी एक मेजर इशू हो गया। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी में ही एक और पॉइंट स्पेसिफाई किया जा सकता है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है मोस्टली फीमेल्स आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। सो ये कुछ इश्यूज थे विच आर येट टू बी एड्रेस्ड। नाउ वे फॉरवर्ड। सो इवन दो वी हैव achieved a lot, still there are some gaps. No doubt we have achieved, but there are some gaps. और इन्हीं gaps के चलते प्लानिंग कमीशन के जगह पर नीति आयोग लाया गया है so that जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं उनको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके। सो नीति आयोग intend to fill these gaps which existing in the functioning of planning commission. So these were the मेजर पॉइंट्स। नाउ ये पॉइंट्स सेम पॉइंट्स हैं, ये एक और आंसर में भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ क्वेश्चन इज लाइक व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन लास्ट 75 ईयर्स, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, सो एग्जामिनर मे आस्क यू दैट व्हाट वी हैव अचीव्ड इन लास्ट 75 ईयर्स एंड व्हाट आर द इश्यूज विच वी वर नॉट एबल टू एड्रेस in last 75 years. Thank you.